गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड से भी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? दूसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेट्स एंड रिलेशन। गजब, सेट्स एंड रिलेशन, समुच्चय एवं संबंध। समुच्चय एवं संबंध। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस आ जाओ और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नए टॉपिक को समझते हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या इसमें होने वाला है, कहाँ तक जाएगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। आ जाओ। मौसम ठीक है, पिक्चर में भी मौसम ठीक है। ये फोटो है, शायद अंडमान निकोबार की फोटो है। ये बड़ा है ना, हरियाली वाली जगह की फोटो है। फोटो देख के आपको अच्छा लगे, है ना? हाँ बिल्कुल, फोटो अच्छी लगाई है ताकि टॉपिक भी अच्छा लगे। बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है ताकि टॉपिक भी अच्छा लगे। टॉपिक के प्रति पहली जो आपकी भावना है वो बदल जाए और लगे कि हाँ बहुत अच्छा सा होने वाला है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, थंबनेल अच्छा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग कर दे शुरू, करें शुरू। आ जाओ आगे, जल्दी आ जाओ, फटाफट आज वैसे भी, है ना? हाँ थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्लास, लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास आराम से धड़ल्ले से हो रही है, अच्छे से हो रही है। सुबह वाली भी अच्छे से होगी और ये वाली अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि क्लास दिख रहा है साफ, एकदम बढ़िया, मौसम साफ है। लाइव क्लास का मौसम एकदम साफ है, तो लाइव क्लास में आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए, सब चीजें बेहतर होती जाएगी। नंबर कम आते हैं, टेस्टों में आते हैं। मैं टेस्टों में हमेशा कहता हूँ, जो टेस्ट देते हैं उनको कहता हूँ, जिसने जीरो नहीं देखा वो कभी 100 भी नहीं देखेगा। जो जीरो देखेगा वही 100 देखेगा। जीरो 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 10 होंगे, और धीरे धीरे आप 100 तक पहुंचोगे। ये प्रोसेस है, ये हमारे लाइफ का प्रोसेस है। पहले जब भी आप टेस्ट देंगे, जब भी आप टेस्ट देने शुरू करिए, जीरो नंबर से स्टार्टिंग होगी। जीरो से खाते खुलते हैं, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर धीरे 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 आप अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। सिर्फ इंप्रूव वही नहीं करता जो बीच में बंद कर देता है। इंप्रूव सिर्फ वही बंदा नहीं होगा तो बंद कर देता है। वरना जो भी टेस्ट दे रहा है, कितने भी नंबर आए, मैं कहूँ माइनस में भी आए, धीरे धीरे प्लस हो जाएगा, और प्लस होता होता लास्ट में ऊपर तक पहुंच जाओगे। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेट्स एंड रिलेशन। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दो टॉपिक है, सेट्स एंड रिलेशन, दोनों एक साथ ही आते हैं। तो समुच्चय एवं संबंध है। पहले तो पढ़ेंगे समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस तरीके से लिखा जा सकता है, संख्याओं के कौन कौन से समुच्चय हमारे पास है, जो हम नॉर्मली 10 तक पढ़ते रहते हैं, वो समुच्चय कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये पढ़ेंगे। समुच्चय को कितने प्रकार से लिख सकते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर समुच्चय के बारे में थोड़ी सी संक्रियाएं वंक्रियाएं, ऑपरेशन ऑपरेशन करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समुच्चय से। समुच्चय क्या होता है, सेट्स क्या होता है। नॉर्मली क्वेश्चन बता देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चनों का ये टॉपिक रहता है। कई बार ज्यादा प्यार आ जाए टॉपिक पे तो हो सकता है 3 से 4 सवाल भी पूछे जा सके। नॉर्मली तकरीबन उम्मीद है 3 सवालों की, एक सही से उम्मीद करूं, ज्यादा ना करूं ना कम करूं, तो 3 सवालों की उम्मीद रहती है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है सेट्स का, तो इजी है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो सेट्स में 2 क्वेश्चन सेट से उम्मीद करते हैं नॉर्मली, और एक रिलेशन से उम्मीद करते हैं। रिलेशन से एक ही सवाल नॉर्मली पूछा जाता है, सेट से 2 की उम्मीद करते हैं, तो टोटल मिला के 3 सवाल पेपर में आ सकते हैं। अब मैंने कहा जैसे ज्यादा प्रेम आ गया तो 4 भी दे देगा, और थोड़ा कटौती की आ गया कि भैया कट ऑफ करना है, कटौती लानी है, तो 3 के 2 भी हो सकते हैं। नॉर्मली अगर ठीक ठाक पेपर बनाया तो 3 सवाल आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले आते हैं सेट्स की परिभाषा पे। ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेट थ्योरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी। आप यूं मानिए कि आपकी ग्रुप थ्योरी, आपकी रिंग थ्योरी, आपकी फील्ड थ्योरी, आपकी लीनियर अलजेब्रा, आपकी गणित के जो हायर मैथमेटिक्स है वो इसी के ऊपर खड़ी है, सेट्स के ऊपर ही खड़ी है। सेट्स से रिलेशन तैयार होता है, रिलेशन से फलन तैयार होता है। समुच्चय ये नींव में समुच्चय है। समुच्चय आगे बढ़ के संबंध बनाएगा, संबंध आगे बढ़ के फलन बनाएगा,
और उसके बाद में ये ग्रुप थ्योरी बनाएंगे, और ग्रुप थ्योरी के बाद में ये रिंग थ्योरी बनाएंगे, और रिंग थ्योरी के बाद ये लीनियर अलजेब्रा बनाएंगे। तो आपका ये एक ही पैक है, और सबका बेस जो है वो है समुच्चय। तो समुच्चय को अच्छे से समझिए, कहानी समझिए कि है क्या चीज। देखो, समुच्चय की परिभाषा बड़ी सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, बोलने में आसान है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर्स, फिगर एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए सेट। सेट क्या होता है? कुछ नहीं, अलग अलग वस्तुओं को संग्रह करना है, अलग अलग वस्तुओं को संग्रह करना है, और सुपरिभाषित, वस्तुएं सुपरिभाषित होनी चाहिए, वस्तुएं सुपरिभाषित। एक वर्ड यूज आया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब आप सही से बताओ कि क्या लेना है ना, उसमें अधूरा अधूरा नहीं होना चाहिए। सुपरिभाषित वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का संग्रह, कुछ भी सुपरिभाषित। जैसे नंबर लेने, तो नंबर में कौन से नंबर लेने, ढंग से बताओ। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ढंग से बताओ, है ना, क्लटर नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे कहा कि नंबर ले आओ, उनको ले आओ, ये उनमें कौन आता है भैया, उनको बताओ, रामलाल को लाना है, कौन सा रामलाल, सन ऑफ डैश। तो एकदम क्लियर होना चाहिए, रामलाल को भी लाना है तो किस रामलाल को लाना है ना, किसको लेना है किसको नहीं, क्लियरिटी है ना। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड वर्ड को समझिए, तो प्यारा शब्द है वेल डिफाइंड, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मम्मी ये कहते हैं, मम्मी ये सामान कहाँ रखा है, मेरी माँ से पूछता हूँ, माँ ये सामान कहाँ रखा है, माँ कहता है वहां रखा है। अब ये वहां, कौन सा वहां, ज्यादातर मम्मी ऐसी बोलती है ना। आप लोग भी शायद इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जब भी मैं अपनी मम्मी से कोई चीज पूछता हूँ तो मेरी मम्मी हमेशा यही कहती है वहां रखिए। वहां कहाँ, फिर वहां वहां रखिए, वहां तो कौन सा वहां, पूरा घर पड़ा है वहां में पूरा घर कवर होता है, वहां में पूरा घर कवर होता है। मम्मी ढंग से बता कहाँ रखा है, फिर वो धीरे बताएगी पागल वो टेबल के ऊपर रखा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है सही से बताओ। अधिकतर मम्मी ऐसी करती है, अधिकतर मम्मी ऐसी करती है, वहां रखा है, वहां रखा है, अब ये वहां नहीं बताती वहां क्या है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब सही ढंग से बताओ, अच्छे से बताओ कि भाई कहाँ रखा है। भैया जाओ, ऐसे ऐसे बताओ धीरे धीरे, रसोई में जाओ, रसोई में जाके जो पट्टी है, हाँ पट्टी के पास में जो स्टोव है या गैस है, बोला हाँ, गैस के लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक डब्बा होगा, बोला हाँ कई है, उसमें से नीले वाला डब्बा है, उसे खोलो, उसके अंदर है। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया ये यहाँ है। तो कोई भी आप सही से बता दो, और फिर मैं उनको इकट्ठा कर लूंगा, इसको सेट कहते हैं। आप मुझे, आप एलिमेंट बता दीजिए ढंग से कि भैया ये वाले एलिमेंट ले लो, फिर मैं इनको इकट्ठा करूंगा, और जो बनेगा इसका नाम होगा समुच्चय। वेल डिफाइंड कर दो, सही से बता दो, पहले तो मुझे सही से बता दो। जैसे आप किसी को चिट्ठी भेजते हो तो सब कुछ लिखते हो ना, XYZ सन ऑफ दिस, फिर ये गली, ये मोहल्ला, ये मकान नंबर, ये पिन कोड नंबर, सारी चीजें लिखते हो ना। सारी चीजें क्यों लिखते हो आप? ताकि चिट्ठी वहीं पहुंचे। अब तो नहीं भेजते, पहले की बात है, पहले जब भेजा करते थे तो सब कुछ लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें ये डर होता था कि ये चिट्ठी गलत जगह ना पहुंच जाए, किसी और के पास ना पहुंच जाए। तो जिसके पास पहुंचाना चाहते थे उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते थे, ताकि जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हमें लगा कि भाई 2 रामलाल हो सकते हैं तो हम रामलाल के साथ सन ऑफ भी डालेंगे, मकान का नंबर भी डालेंगे, गली का नंबर भी डालेंगे, ठीक है, जो जो संभावनाएं हो सकती है वो सब डालेंगे, ताकि एग्जैक्टली रामलाल, जो हमारा रामलाल है, हमारा रामलाल है, चिट्ठी उसी के पास जाए, किसी और के पास ना जाए। तो वेल डिफाइंड का मतलब सीधा यही होता है कि भैया सही से बताओ, कंफ्यूज मत करो। जैसे कहो कि नंबर ले लो, नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कौन से नंबर ले लो? कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, पूर्णांक ले लो, क्या ले लो? ऐसे मत बोलो नंबर, ढंग से बोलो कौन से नंबर। बस वही बात कहता हूं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो आप पहले से सही से डिफाइंड करके मुझे बताइए, सही से डिफाइंड करके बताइए कि कौन से अवयव लेने हैं। उन अवयवों को मैं इकट्ठा करूंगा और वो बन जाएगा समुच्चय। अब समुच्चय कोई जरूरी नहीं कि नंबरों का होता है, पहले ये बात ध्यान रखिए। समुच्चय सिर्फ नंबरों का नहीं होता, गधों का भी होता है। 10 गधे इकट्ठे कर लो, समुच्चय बन गया, गधों का समुच्चय, है ना। घोड़े इकट्ठे कर लो, घोड़ा का समुच्चय बन गया। टेबल इकट्ठे कर लो, टेबल का समुच्चय बन गया। पेन इकट्ठे कर लो, पेन का समुच्चय बन गया। कैसेट इकट्ठे कर लो, कैसेट्स का समुच्चय बन गया। कुछ भी इकट्ठा कर लो, समुच्चय बन जाता है ना। जो भी आप चाहें, बस आपकी मर्जी, बस आप सही ढंग से बता दो क्या इकट्ठा करना है। बस सही से चीजों को इकट्ठा कर लो, उनका संग्रह कर लो, इंग्लिश में कहते हैं कलेक्शन कर लो। इस कलेक्शन को ही समुच्चय कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबरों को ही कलेक्ट करना है, कुछ भी मैट्रिक्स कलेक्ट कर लो, सदिश कलेक्ट कर लो, कुछ भी आप कलेक्ट कर लो, इसी का नाम सेट्स होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, अलग अलग लेना, अब ऐसे मत लेना एक ही चीज को 2 बार ले लो। यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी कही है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग रखिएगा, अलग अलग रखिएगा, है ना, अलग अलग। ऐसा ना हो, अब ये जो है
ये जो भी चीज हो, ये दूसरी होनी चाहिए, ये कोई तीसरी होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए, है ना। सेम टू सेम मत लेना, क्योंकि सेम टू सेम लेने से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि एक चीज को 2 बार लिख दिया। जैसे स्कूल का रजिस्टर होता है, उसमें हर बच्चे का नाम 1 बार आता है। अगर एक बच्चे का नाम 2 बार आ जाए तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक बच्चे का 2 बार नाम आ जाएगा तो हर जगह उसका 2-2 चलेंगे, परीक्षा भी फिर 2 को देनी पड़ेगी। एक ही बच्चा फेल भी हो रहा होगा और पास भी हो रहा होगा, क्योंकि परीक्षा तो एक जगह ही दे सकता है। अब तो गलती से किसी टीचर ने उसका नाम 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया तो रजिस्टर के हिसाब से वो 2 बार गिना गया, 2 बार गिना गया तो 2 पेपर होंगे, है ना। एक पेपर वो देगा, एक नहीं दे पाएगा, क्योंकि बंदा तो एक ही है। अब बंदा एक ही है तो एक पेपर देगा, एक नहीं देगा। जो पेपर देगा, मान लो पढ़ने में ठीक है, वो पास हो गया। एक जगह वही रामलाल, फिर से रामलाल आ जाते हैं। एक जगह रामलाल पास हो गया, एक जगह रामलाल अब्सेंट था इसलिए फेल हो गया। अब बताओ रामलाल पास है कि फेल है? बताओ रामलाल पास हुआ कि फेल हुआ? जो फेल हुआ वो भी रामलाल था, क्योंकि वो वही रामलाल था। जो पास हुआ वो भी वही रामलाल था। तो बताओ रामलाल पास हुआ या फेल हुआ? बोला रामलाल तो फंस गया, स्कूल फंस गया। बोला रामलाल का करें तो क्या करें, यही रामलाल फेल भी है और यही रामलाल पास भी है। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक चीज को एक बार लो, वरना आगे जाके बड़ी परेशानियां हो सकती है। आज तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप तो आप 2 बार लिख लो, लेकिन जैसे मैंने बताया आज आप रजिस्टर में 2 बार नाम लिख लो, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम चलती रही तो आगे जाके इसके परिणाम कितने भयावह होंगे, ये इसका एग्जाम्पल है कि वही बच्चा आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि बच्चा फेल हुआ या पास हुआ। क्योंकि अगर आप कहेंगे वो पास हुआ, ठीक है, तो जो फेल हुआ उस जगह पे वो कौन था? बोला यही था, ये तो फेल भी हुआ है। अब बताओ ये फेल हुआ कि पास हुआ? तो ये फेल भी हुआ है, ये पास भी हुआ है, ये भगवान जाने क्या हुआ है। तो किस वजह से, इस वजह से प्रॉब्लम आगे बढ़ गई। क्लियर हुई ये बात? अभी मैं समझाऊंगा इसको। वेल डिफाइंड शब्द आसान नहीं है, ये वेल डिफाइंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। शुरुआत में आपको चीजें लगती है, पहले आपको कच्चे तरीके से लगता है सब कुछ ठीक से, लेकिन जैसे चीजें आगे बढ़ती है फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तब समझ में आता है कि अरे यार, जिसको हम सिंपल मान रहे थे। इसीलिए तो मैथ्स है ना, मैथ्स और विज्ञान जो है वो मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शुरुआत में बहुत साफ साफ दिख रहा होता है वो आगे जाके साफ साफ नहीं रहता, आगे जाके साफ साफ नहीं रहता। तो वेल डिफाइंड जो है ना, बहुत सोच समझ के परिभाषित करना पड़ता है हर चीज को। कहीं आगे जाके प्रॉब्लम होगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इसमें। तो सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है जिसका नाम है शिप ऑफ थीसिस। बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देता हूँ, वेल डिफाइंड पहले समझाता हूँ। तो वेल डिफाइंड का सही ढंग से आप परिभाषित करिए। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ये बहुत पुराना पैराडॉक्स है, शिप ऑफ थीसिस के नाम से। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी इंडिया की मूवी भी बनी, शिप ऑफ थीसिस, इंग्लिश में है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, बड़ी गजब मूवी है। अब शिप ऑफ थीसिस क्या है, पहले समझिए बात को। शिप ऑफ थीसिस ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नया और पुराना क्या होता है, तो आप बहुत आराम से, बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे दोगे, सर नया वो है जो पहली बार यूज होने वाला है, इससे पहले कभी यूज नहीं हुआ, वो नया है। जो उपयोग में आ गया वो पुराना है। बहुत सिंपल है। आपको इसमें कोई दिक्कत है, मैं इस परिभाषा में बोलूं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक है। सदियों से हम इस परिभाषा को काम में लेते आ रहे हैं। नए और पुराने की परिभाषा यही होती है। नया मतलब जिसे कभी यूज नहीं किया गया वो नया है, और पुराना क्या होता है? जिसको उपयोग में ले लिया गया, जिसे उपयोग में ले लिया गया वो पुराना है। तो ये नया और ये पुराना होता है, ये नया और ये पुराना होता है। तो शिप ऑफ थीसिस इसी का आइडिया है। तो आइए समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक जहाज है, ठीक है, कोई भी एक जहाज है, वो आपने ले लिया, पुराना जहाज है, ये एक पुराना जहाज है, बी, बी नाम रख दिया, ठीक है। और ये जहाज लकड़ियों का बना हुआ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे बात समझ में आ जाए कि ये पुराना जहाज है जो लकड़ियों का बना हुआ है, पूरा लकड़ियों का बना हुआ है। तो नाव समझ लीजिए, अगर आपको जहाज में कपड़ा वपड़ा दिख रहा है तो एक नाव समझ लीजिए, एक नाव है जो लकड़ियों से बनी हुई है, ठीक है। अब उस नाव की जितनी भी लकड़ियां थी, वो नाव पुराना हो गया था। तो नाव पुरानी होने की वजह से जो उसको चलाने वाला जो सेलर था, उसने क्या किया, उसकी लकड़ियों को रिप्लेस कर दिया, और सारी लकड़ियां रिप्लेस करके उनकी जगह नई लकड़ियां लगा दी। सारी लकड़ियों को हटाया और उसकी जगह नई लकड़ियां लगा दी, सारी लकड़ियां हटाई और नई लकड़ियां लगा दी, और नई लकड़ियां लगाते ही इनका शिप बन गया सी, ये सी शिप। अब क्वेश्चन ये है कि सी नया है कि पुराना है? सी नया है कि पुराना है? सी नया है कि पुराना है? अगर मैं किसी जहाज के सारे पार्ट्स को बदल दूं और उनकी जगह नए पार्ट्स लगा दूं, तो ये नया है कि पुराना है? सोचिए।
अब यहां जाके एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, विरोधाभास। आप जो भी बोलेंगे आप फंसेंगे, आप जो भी बोलेंगे आप फंसेंगे। क्या ये जहाज नया है? तो फिर पुराना किसको कहते हैं? और पुराना है तो फिर नया किसको कहते हैं? नया है तो पुराना किसको कहते हैं? और पुराना है तो नया किसको कहते हैं? तो अब आप यहां देखेंगे कि नए और पुराने की जो आपकी परिभाषा है वो फंस गई है। अब आपको समझ में आया कि जो नए और पुराने की परिभाषा जो हम लेके चल रहे हैं अभी तक हम बड़े आराम से नए और पुराने की परिभाषा लेके चल रहे हैं, वो फंस गई। तो फंस गए। अगर आप इसको बोलते हैं कि नया है तो पुराने वाले से तो बनाया है, तो नया कैसे हो सकता है? पुराने वाली चीजों से बनाकर अगर कोई चीज बनाते हो तो नया कैसे हुआ? और अगर आप कहते हैं नया है तो ये तो यूज में आ चुका, पता नहीं कितनी बार काम आ चुका, पता नहीं कितनी बार काम आ चुका, तो ये नया कैसे हुआ? इसके पार्ट्स नए हैं। तो फिर पुराना क्या है? सारे पार्ट्स नए हैं तो पुराना क्या है इसमें? अच्छा, भयंकर वाला गजब। अगर ये मान लो ये नया, आप कहोगे कि सर ये नया है, या आप कहते हो पुराना है, चलो पुराना मान लेते हैं, पहले पुराने पे चलते हैं। आप कहोगे सर पुराना है, तो बताना इसमें पुराना क्या है? इसमें पुराना क्या है? एक दोनों के साथ चलते हैं एक बार। पहले मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कहते हो कि ये पुराना है, ठीक है, पहले पुराना से शुरू करते हैं कि ये पुराना है, ओल्ड है, तो बताना इसमें पुराना क्या है? इसमें पुराना क्या है? इसके तो सारे पार्ट्स नए हैं, इसमें पुराना क्या है? इसमें क्या पुराना है? तो यार ये तो भयंकर प्रॉब्लम हो गई, ये तो भयंकर प्रॉब्लम हो गई। चलो, इसके ऊपर जो मूवी बनी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी शिप ऑफ थीसिस बनाई गई थी और बहुत अच्छी मूवी बनाई थी। उस मूवी में इसी आइडिया को यूज किया गया और एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया गया कि मान लो एक आदमी है, जैसे मैं हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, और मैं जब डेथ बेड पे हूं तो मैंने अपने सारे अंग दान कर दिए, मैंने अपने सारे अंग दान कर दिए, इवन मेरी स्किन, मेरे नाखून, सारी चीजें, मान लीजिए सब चीजें रीयूजेबल है, सबके सब काम आ रही है। इवन मेरी स्किन, मेरे शरीर का एक एक पार्ट रीयूजेबल है, कोई ना कोई आदमी है जिसके ये शरीर में काम आ जाएगा। मेरी स्किन किसी के काम आ रही है, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे दांत, मेरे बाल, हर चीज मेरी जो शरीर की है वो किसी न किसी के यूज आ रही है, ठीक है। किसी के शरीर पे मेरा जो, जब मैं मरा तो मेरे मरने के बाद मेरे नाखून किसी व्यक्ति के लगा दिए, मेरे जो हड्डियां थी वो किसी के लगा दी, मेरे और पार्ट्स किसी ने किसी के लगा दिए। इस तरीके से मान लो 50 आदमियों में मेरे शरीर को बांट दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए कि क्या मैं मरा या नहीं मरा? मैं मरा या नहीं मरा? और मरा तो कौन मरा? क्या मैं मरा या जिंदा हूं? उस मूवी ने यही सवाल उठाया कि वो जिंदा या मरा। अगर मैं अपने सारे अंग दान करके चला जाता हूं और वो किसी न किसी आदमी के ऊपर है, मैं मरा या नहीं मरा? सवाल पेचीदा है, सवाल बड़ा पेचीदा है, क्या मैं जिंदा हूं? और अगर मैं नहीं मरा, अगर आप कहते हैं कि नहीं मर गया, तो बताओ क्या मरा? हाथ मेरा वो रहा, स्किन मेरी वो रही, आंखें मेरी वो रही, टांगे मेरी वो रही, हड्डियां मेरी वो रही, कहां मरा मैं? और मरा तो फिर क्या मरा? मरा तो क्या मरा? क्या है ऐसा जो मरा? तो ये है मामला, ये बड़ा पेचीदा मामला कि नया क्या है, पुराना क्या है। इसीलिए तो हिंदू धर्म में जो थ्योरी है वो यही तो चलती है कि आप कभी नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि मर ही नहीं सकते आप मर ही नहीं सकते, है ना। 1+1 2 हो गया, क्या एक मर गया? क्या ये एक मर गया? क्योंकि यहां तो एक नहीं है, इस साइड में देखो, इस साइड में एक नहीं है, क्या एक मर गया? क्या एक मर गया? नहीं। क्या ये वाला एक मर गया? कहां गई है? मरे या नहीं मरे? तो ये भयंकर बड़ा क्वेश्चन है। ये सिर्फ पूरी मूवी देखिएगा आप, अगर आपको टाइम मिले, कभी पूरा टाइम मिले। चेतना वेतना छोड़ो, क्योंकि कोई नहीं चेतना चाहता मैं, झूठा फरम पड़ा ना पड़ो, आत्मा चेतना वेतना ना थे देखी ना मैं देखी, खाली सुनी 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 तो नया पुराना भी सुन रखे हो, बता दो नया कि पुराना सुनी तो थारी घनी है,
है ना, सुनना पर विश्वास करना तो बहुत कुछ सुन रहे, नए और पुराना सुन रहे, बता दो और जहाज नया है कि पुराना है, ये जहाज नया है कि पुराना है, तो सुनना पर मत जाओ कि क्या सुना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक सवाल, ये फिलोसॉफी का एक बड़ा सवाल है, हम क्या हैं, किसका जोड़ है, क्या ये अंग जो है इनका जोड़ हम है? अगर हम इनका जोड़ हैं तो फिर मेरे अंग दान करने के बाद मैं मरूंगा ही नहीं कभी। अगर मैं अपने शरीर को दान देके चला जाता हूं तो मैं मरूंगा ही नहीं, फिर मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि वो लोग आगे जाके किसी और को दान कर देंगे, वो कल किसी और को दान कर देंगे, तो मैं तो कभी नहीं मरूंगा, मैं तो ब्रह्मांड में हमेशा रहूंगा। और मर रहा है तो फिर क्या मर रहा है? तो यहां पे क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर ये पुराना है, ध्यान से सुनना बात को, सवाल में ये है कि अगर ये पुराना है, अगर आप मानते हैं कि ये पुराना है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा है जो पुराना है। वो क्या है? वो क्या है जो पुराना है? अगर हम किसी जहाज के सारे पार्ट्स को बदल देते हैं, सबको नया कर देते हैं, फिर भी हम उसको अगर पुराना कह रहे हैं, तो ये पुराना कौन है? कौन पुराना है? उसका हर पार्ट्स नया है, तो पुराना क्या है? सवाल इंपॉर्टेंट, पुराना क्या है? पार्ट्स तो सारे नए हैं, मेरी बाइक के सारे पार्ट्स मैंने नए लगा दिए, अब आप अभी भी मेरी बाइक को पुराना कह रहे हो, तो बताओ पुराना क्या है? किसको पुराना कह रहे हो? कौन है पुराना वहां पे? धर्मेंद्र कह रहा आकृति पुरानी है। भाई तेरी भला, ये आकृति क्या होती है? ये आकृति क्या होती है? अगर ऐसे ही दो जहाज खड़े हों, दो बाइक एक जैसी होती है, ऐसे तो फिर नई बाइक को देख के, पुरानी वाली बाइक को देख के यही, अच्छा रॉयल इनफील्ड, ये पुरानी वाली रॉयल इनफील्ड की जैसी ही नई वाली है, तो ये नई वाली भी पुरानी होगी, क्यों? आकृति तो सेम है ना, आकृति तो सेम है। आईफोन 15, आईफोन 15, एक आईफोन 15 यूज किया हुआ, एक यूज नहीं किया हुआ, आकृति के आधार पर तो दोनों पुराने हो गए, क्यों? यही तो आकृति इसकी है, पुराने हो गए। आकृति क्या हुआ? आकृति तो 50 चीजों की एक जैसी होगी, नई चीजों की, पुरानी चीजों की, दोनों की आकृतियां सेम होंगी, इससे नया और पुराना कैसे कर दिया जाएगा? तो ये क्वेश्चन कहलाता है, यही प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो डेफिनेशंस होती है, वो हमें शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हमारी डेफिनेशन अपने आप में परिपूर्ण है, सॉलिड है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बड़े चैलेंजेस आते हैं तो हमारी डेफिनेशंस कमजोर पड़ने लगती है। शुरुआत में सब ठीक लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन आगे जब जाते हैं तो वो चीजें अटकनी शुरू हो जाती है। चलो एक और दूसरा पैराडॉक्स समझाता हूं। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। जब आपको शुरुआत में नहीं लगता, शुरुआत में आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके फिर मामला फंसता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो रहा है लॉयर पैराडॉक्स। लॉयर पैराडॉक्स, अभी से सुनना, ये आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का है। लॉयर पैराडॉक्स, लॉयर पैराडॉक्स क्या है? लॉयर पैराडॉक्स में एक बंदा होता है, एक लड़का होता है जो वकालत सीखना चाहता है, और वो दुनिया का एक बड़ा वकील के पास जाता है और कहता है कि मुझे वकालत सीखनी है और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपसे वकालत सीखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ एक, कि जब भी मैं अपना पहला केस जीतूंगा, मेरा पहला केस जीतते ही मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा। जब भी मैं मेरा पहला केस जीतूंगा, जीतते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो जो लॉयर होता है वो एग्री हो जाता है कि चलो ठीक है, जब भी तुम केस जीतोगे मुझे पैसे दे दोगे। बोले हाँ ठीक है। वो उसको 4-5 साल वकालत सिखाता है, वो वकील बन जाता है। वकील बनने के बाद में 1-2 साल तक वो उसके पैसे नहीं देता, तो जो वकील होता है, जो मेन वकील होता है, वो उस पर केस कर देता है कि इसने मुझे मेरी फीस नहीं दी। फीस नहीं दी तो कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट में केस जाता है तो वो जो सीखने वाला होता है लॉयर, वो वहां पे आता है और कहता है कि किस बात का केस है? बोले इस बात का केस है कि तुमने फीस नहीं दी। तो उसने कहा मैं तो केस जीता ही नहीं अभी तक कोई, तो मेरी तो फीस बनती ही नहीं है, फीस बनती नहीं, अभी तक मैंने कोई केस जीता ही नहीं है, मैंने इनसे वादा किया था कि जब मैं केस जीतूंगा तो मैं फीस दूंगा। ठीक है, जब मैं केस जीतूंगा तो मैं फीस दूंगा, तो मैं तो अभी तक कोई केस जीता ही नहीं, तो मैं फीस किस बात की दूं? केस जीतूंगा तब फीस दूंगा ना, तो फीस नहीं लगेगी। अच्छा, अब अब अगर जज, अब जज फंस गया। जज इसलिए फंस गया कि अगर अब जज फैसला उस नए लॉयर के पक्ष में दे देता है तो वो केस जीत गया। अब केस जीत गया तो किस बात के पैसे? केस मैं जीता हूं, अगर केस वो जीतता तो पैसे मिलते ना, केस तो मैं जीता हूं, किस बात के पैसे? अब बताइए उसे पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे, क्योंकि अब तक तो वो केस जीता नहीं है,
तो इस हिसाब से उसके पैसे बनते ही नहीं है। लेकिन अगर वो केस, अब जीत वाला केस जीत जाता है, जो उसने बड़े लॉयर ने जो उस पर केस किया है, अगर वो जीत जाता है तो क्या अब वो पैसे देगा? नहीं। किस बात के पैसे देगा? केस तो जीत गया, वो केस जीत गया। अगर मैं केस हारता तो पैसे देने पड़ते ना। लॉयर ने किस बात का केस किया था कि इससे पैसे दिलवाओ, तो वो केस हार गया तो पैसे नहीं देने। अब फैसला क्या होगा? पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे? तो ये लॉयर पैराडॉक्स है। यहाँ पे चीजें दिखने में शुरुआत में बड़ी सिंपल लगती है। आपको जब एग्रीमेंट किया था तो बड़ा सिंपल लग रहा था कि हाँ क्या दिक्कत है, सही कह रहा है बंदा कि जब केस जीतेगा पैसे दे देगा, सही तो कह रहा है इसने, क्या गलत है इसमें? तो शुरुआत में चीजें बिल्कुल सिंपल दिखती है, शुरुआत में चीजें एकदम सही लगती है, ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही चीजें आगे चलती है मामला फंसता है, आगे जाने के बाद मामला फंसता है। शुरुआत में चीजें ठीक से लगती है। इसीलिए हमने यहाँ पे, आप परिभाषा में देखेंगे, वेल डिफाइंड वर्ड का यूज करने का कारण सिर्फ यही है कि शुरुआत में चीजें सिंपल दिखती है, एकदम लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है और जो नए चैलेंजेस आते हैं उनमें जाके ये परिभाषाएं फंस जाती है और फंसते पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ये दिक्कत है। और यही सेट थ्योरी के साथ भी हुआ। सेट थ्योरी भी आगे जाके कोलैप्स हो गई, फिर काफी लोगों ने इसको बदलाव किया, बहुत सारी चीजें की, उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में कभी फुर्सत मिलेंगी तब अपन बात करेंगे। सेट थ्योरी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, चीजें जाके आगे फंस जाती है। जो आपको शुरुआत में एकदम साफ दिखती है, लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सही है, वो चीजें आगे जाके लॉजिकली फंस जाती है। इसीलिए जरूरी होता है कि चीजों का वेल डिफाइंड होना। अब आपका दिमाग आएगा, अब वेल डिफाइंड कह तो दिया, लेकिन वेल डिफाइंड होता क्या है? बस इसी पे गणित लंबे समय से लग रही है कि वेल डिफाइंड होता क्या है। शुरुआत में जब वो लॉयर जब शर्त रख रहा था तब लग रहा था वेल डिफाइंड है, लग रहा था वेल डिफाइंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत लग रही थी? तो कोई दिक्कत नहीं थी। शुरुआत में लग रहा था, जब जब बंदा अपनी शर्त रखा था कि भैया मैं आपको पहला केस जीत के पैसे दे दूंगा, सब कुछ सही लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ऐसा होता है, आराम से हो जाएगा। लेकिन आगे जाके जैसे ही वो मुकदमा हुआ, जज फंस गया, बोला करे तो क्या करूं, पैसे देने हैं या नहीं देने। अब वो को भी कुछ भी करे, एक स्टेटमेंट उसके दूसरे स्टेटमेंट को काटेगा। जैसे मैंने वो नया और पुराने वाला समझाया था, आप उसको नया बोलोगे तो एक कारण आएगा पुराना होने का, जैसे आप पुराना बोलोगे एक आएगा नया होने का। जैसे आप शिप पुल को, इस शिप को जैसे आप बोलेंगे नया है, नया है, तो मैं कहूंगा नया कैसे हुआ, पुराने वाले शिप पे ही तो नया चीजें लगाई है, पुराने वाले पे तो नहीं लगाई है, तो फिर तो पुराना हुआ ना। तो आप कहोगे पुराना है, पुराना कैसे हुआ, सारे पार्ट्स तो नए हैं, पुराना कैसे हुआ? जिसके सारे पार्ट्स नए होते हैं वो तो नया होता है, फिर नया हुआ। तो कुछ भी आप बोलोगे, आप पुराना बोलोगे तो नया उसको काटेगा, नया बोलोगे तो पुराना उसको काटेगा, नया बोलोगे तो पुराना उसको काटेगा, पुराने का कोई तर्क आएगा वो नए वाले को काट देगा, नया बोलोगे तो पुराने वाला उसको काट देगा। एक और छोटा पैराडॉक्स से और ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको वेल डिफाइंड वाला सेंस समझ में आ जाए। एक झूठा व्यक्ति है, एक लायर, लायर मतलब झूठा व्यक्ति, लायर सेड, एक झूठा व्यक्ति बोला दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसे लायर पैराडॉक्स कहते हैं। इसे लायर पैराडॉक्स कहते हैं। एक झूठा व्यक्ति बोल रहा है कि ये कथन सही है, एक झूठा व्यक्ति बोल रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। अब इसमें फिर फंस गए। अगर आप कहते हो स्टेटमेंट सही है तो झूठा बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, झूठे पे विश्वास कर रहे हो। आप कह रहे हो नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो झूठ क्या बोल रहा है? ये तो कह रहा है खुद ही कि स्टेटमेंट सही है, झूठ क्या है? ये तो कह रहा है सही है। तो यहां पे आप इसको झूठा बोलोगे तो सही लगेगा, सही बोलोगे तो झूठ, एक दूसरे को काटेंगे। आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट सही है तो हम कहेंगे झूठा बोल रहा है, सही कैसे हुआ? झूठा कभी सही बोल सकता है क्या? झूठा कभी सही बोल सकता है क्या? फिर आप कहोगे नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ का है, ये तो कह रहा है ट्रू है। आप कहोगे नहीं नहीं तो झूठ है, झूठ कैसे, ये तो ट्रू है, ये तो कह रहा है ट्रू है, झूठा कैसे हुआ? तो यहां पे क्या होगा, आपका एक कथन दूसरे कथन को क्रैक कर रहा है, काट रहा है। आप उसको कुछ भी साइड में जाएंगे, दूसरा साइड उसको खच,
फिर दूसरी साइड में जाएंगे तो पहला साइड उसको काटेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमारी परिभाषाएं इतनी परफेक्ट नहीं है आज के दिन में कि हम लोग उन पे विश्वास कर सके कि ये परिभाषाएं कल आगे जाके टिकी रहेगी। समझ पा रहे हैं आप लोगों को क्या दिक्कत आ सकती है इस बात को? ये स्टेटमेंट इनको मत समझिए, रास्ता मत निकालिए, जुगाड़ मत निकालिए, बोला आधो सच आधो झूठ, ये नहीं है। ये बात ये कि हम इनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, इनके ऊपर विश्वास करके हमारे लोगों को बिठाकर हम चंद्रमा पे भेजते हैं। किसी के जान का सवाल भी हो सकता है क्योंकि हमने इन पे भरोसा किया है ना। समझिए बात को कि ये जो गणित है इस पे हम भरोसा करते हैं और इस पे भरोसा करके ही हम लोगों को रॉकेट में बिठा के, इसके भरोसे पे ही रॉकेट पे बिठा के चंद्रमा पे भेज रहे हैं, मंगल पे भेज रहे हैं। किसी की जान जा सकती है अगर ये झूठे निकल गए, ये जो आप पढ़ रहे हो अगर ये झूठे निकल गए तो लोगों की जान जा सकती है। इन चीजों के ऊपर हम लोग टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, अगर ये गलत निकल गए, कल इन्होंने गलत काम कर दिया, नुकसान कर दिया, तो लोगों की जान जा सकती है। तो इसे मजाक में नहीं ले सकते, समझ रहे बातों को? हाँ ऑब्वियसली बात है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से देख रहे होंगे, लेकिन समझो मैथ्स के ऊपर हमने हमारी तकनीक को, हमारे विज्ञान को, हमारे आने वाला फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। कल ये कोलैप्स कर गया तो कल किसी की नींव कमजोर रह गई तो 100 माले की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, चाहे बिल्डिंग कितनी मजबूत क्यों ना बने। अगर नींव गड़बड़ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बिल्डिंग में आपने कितना कंक्रीट डाला है, वो कोलैप्स होके ही रहेगी। तो ये हमारी नींव है वेल डिफाइंड। अगर कल वेल डिफाइंड जाके खत्म हो गया, ये टूट गया, सारा गड़बड़। ठीक है, आप जो कैलकुलेशन करते हो आप कॉपी में करते हो कि ये रॉकेट जाएगा, ऐसे चांद का चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा, पता चला गणित ही गलत थी। सोचो क्या होगा, सोचिए क्या होगा अगर आप ये सोच के जाएं कि ठीक है ये रॉकेट गणित से सारा गणित या विज्ञान यूज करके आपने कागज पे सब निकाल लिया, ऐसे रॉकेट जाएगा और ऐसे वापस आएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। सपोज करिए जिस गणित पे आपने विश्वास किया वही गलत होती तो आता रॉकेट वापस? नहीं। तो आप गणित के साथ मजाक नहीं कर सकते ये सोच के कि भाई चल जाएगा, जान जा सकती है, ये जानलेवा हो सकता है। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। तो बहुत लंबे समय से एक जी रहे है इस बात को लेकर कि वेल डिफाइंड होता क्या है कैसे पता चले कि वेल डिफाइंड क्या है, कोई चीज शुरुआत में कैसे पता चले कि ये वेल डिफाइंड है, ये चुनौती है। बोलने में तो आसान है कि वेल डिफाइंड कर दो, लॉयर ने भी वेल डिफाइंड किया था, ये स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड लग रहा था, लेकिन बाद में वेल डिफाइंड नहीं हुआ। जब पता किया, जब उसको समझा तो पता चला ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। तो पूरा का पूरा ये सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, ये दिक्कत है ना। वर्ड यूज डाल दिए हमने हमारी तरफ से फॉर्मेलिटी के तौर पे वेल डिफाइंड, है ना, लेकिन वेल डिफाइंड डालने से नहीं होता, वेल डिफाइंड बहुत मुश्किल शब्द है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ बस। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत सारे पैराडॉक्सेस है, बहुत सारे पैराडॉक्सेस है। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता था कि गणित को बहुत बारीकी से क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप गणित पे विश्वास कर रहे हैं और आप गणित पे 100 माला की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, 100 नहीं 200 माला की, ये नींव है गणित। और अगर कल ये गड़बड़ निकल गई, आप गणित के साथ रिस्क नहीं ले सकते। आप गणित में इसलिए रिस्क नहीं ले सकते कि किसी बच्चे को 10th पास करवानी है तो गणित में थोड़ा सा जुगाड़ करवा दो या गणित थोड़ी सी सेट करवा दो ताकि बच्चे की 10th पास हो जाए। सोचो क्या कर रहे हो आप, पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी सभ्यता को गणित के ऊपर रख रहे हो। कल अगर गणित कोलैप्स कर गई तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी, है ना, इसलिए गणित सख्त होती है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ संख्याओं के समुच्चयों की बात करते हैं, जो बेसिक होते हैं, स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। हमारे पास कुछ नंबरों के सेट है, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको हम ऐसे लिख देंगे, एन को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और नॉर्मल एन से अलग भी दिखेगा, है ना, साधारण जो एन होता है उससे थोड़ा सा अलग भी दिखता है। ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपके पास होते हैं पूर्णांक, इंटीजर जेड, जिसमें आपके नंबर पूर्णांक वाले आ जाते हैं, सारे पूर्णांक आ जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, फिर आपके पास क्यूब में आ जाते हैं सारे नंबर
जो इंटीजर अपॉन इंटीजर करके आप बना सकते हैं, इंटीजर बटा इंटीजर, p बटा q करके। p और q पूर्णांक लीजिए, बस q को 0 मत लीजिए, और पूर्णांक लेकर जितने भी आप, जैसे 2/3, 4/3, 2/1, 3/1, 5/1, -5/2, कुछ भी नंबर बनाइए, जो भी बट्टे में बना सकते हैं वो सारे नंबर Q में आ गए, सारे नंबर। फिर हम आ जाते हैं R में। R में सब होते हैं, सब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है आपकी परिमेय संख्याएं, ये जो Q है, और जो Q से बाहर होता है जिसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो नंबर p बटा q में नहीं लिखे जा सकते, उन नंबर को इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सारी अपरिमेय संख्याएं भी ले लो, परिमेय भी ले लो, जो आपके रैशनल नंबर है वो भी ले लो, जिन्हें p बटा q करके लिख सकते हो वो भी ले लो, जिनको नहीं लिख सकते हो वो भी ले लो, सबको मिक्स कर दो तो आपका रियल नंबर बन जाएगा। अब कौन से नंबर है जिनको आप p बटा q करके नहीं लिख सकते? ढेर सारे नंबर है, √2, √3, पाई, ये सारे नंबर वो है जिनको आप बट्टा 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 करके नहीं लिख सकते, पूर्णांक बट्टा पूर्णांक करके नहीं लिख सकते। तो सारे नंबरों को मिलाने पर आपका R बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे Z में आपसे प्लस वाले नंबर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि मुझे Z+ चाहिए। Z+ मतलब केवल पॉजिटिव पूर्णांक चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो Z+ लिख दीजिए। Z+ का मतलब होगा कि आपको सिर्फ प्लस वाले चाहिए, तो सिर्फ प्लस वाले आपको मिल जाएंगे। प्लस नहीं, मुझे माइनस वाले चाहिए, तो ठीक है, आप Z- बोलो। Z- का मतलब सिर्फ माइनस वाले दे दो, तो आपको माइनस वाले मिल जाएंगे। इनमें जीरो नहीं आएगा, इनमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि Z+ में सिर्फ प्लस के आते हैं, Z- में सिर्फ माइनस के आते हैं। जीरो को आपको अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसे ही Q के भी दो पार्ट हो जाएंगे, Q+ और Q-। जो प्लस की परिमेय संख्याएं हैं वो Q+ में आएगी, और जो माइनस वाली है वो माइनस में आएगी। जीरो दोनों में ही नहीं आएगा, क्योंकि जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। जीरो अगर लेना है आपको तो अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जेड के भी दो पार्ट हो गए, बता दिया, Z+ Z-। क्यू के भी दो पार्ट हो गए, Q+ Q-। आर के भी दो पार्ट हो जाएंगे, रियल, वो रियल नंबर जो पॉजिटिव है, मतलब जो प्लस के हैं, वो रियल नंबर जो नेगेटिव है, जो माइनस के हैं, और फिर जीरो। जीरो दोनों में ही नहीं आता, ना प्लस में आता है ना माइनस में आता है। तो ये आपके कुछ सेट है ना, NZ, Q, R, Z+, Q+, R+, Z- भी होता है, Q- भी होता है, R- भी होता है। ये सारे सेट्स होते हैं। जीरो इनमें नहीं, प्लस वाले में प्लस आते हैं, सिर्फ प्लस आता है, प्लस में जीरो नहीं आता। जीरो को ध्यान रखिए, जीरो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो परे है ना, धर्मनिरपेक्ष, जो किसी धर्म के साथ नहीं जाता, धर्मनिरपेक्ष। और जैसे हम और जो वर्ड यूज किया आप लोगों ने, हमने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के विरोध में एक तीसरा धड़ा बनाया कि ना तो हम इसके साथ है ना हम इसके साथ है, वैसे दोनों के साथ है, वैसे दोनों के साथ ही नहीं है, तो वैसा कुछ न्यूट्रल टाइप का आ गया। तो जीरो ना प्लस में आता है ना माइनस में आता है। आगे चलते हैं, सेट का निरूपण। सेट्स को किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं? निरूपित करने का मतलब होता है लिखने का तरीका। सेट्स को आप कैसे लिखेंगे? किसी समुच्चय को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? एक तो किसी सेट को लिखने के लिए हम जो हमारे मंझले ब्रैकेट है, मंझले, उनका यूज करेंगे। ये इन चिन्हों का यूज करने का मतलब है सेट है, ये प्रतीक चिन्ह होंगे सेट, और ये ब्रैकेट जहां से शुरू होगा मतलब सेट शुरू हो गया, है ना, सेट शुरू हो गया। ये हो जाए इसका मतलब सेट बंद हो गया, खत्म हो गया। और कोमा लगाने का मतलब है एलिमेंट अलग हो गया। एक एलिमेंट के बाद कोमा लगेगा, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट, फिर कोमा लग गया मतलब तीसरा एलिमेंट। जैसे जैसे कोमा लगाते जाओगे ये सेपरेट करते जाएंगे। हर कोमा आपके एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करेगा, सेपरेट करेगा। जितने कोमा लगे हैं उतने एलिमेंट आपके अलग अलग होते जाए। कोमा आने का मतलब एलिमेंट बदल गया, अब नया एलिमेंट आ गया। जैसे 5 कोमा मतलब
ये अलग है, अब अलग आएगा, फिर कोमा, अब अलग आएगा, फिर कोमा अलग, हर कोमा आपको अलग अलग करेगा। जब सेट का नाम लिखेंगे आप तो कैपिटल लेटर्स में नाम लिखेंगे। सेट का नाम, क्योंकि इतना बड़ा है सेट, जो भी बने इसका नाम देना चाहें तो आप कोई भी नाम कैपिटल लेटर में दे सकते हैं, है ना। वैसे भी नाम जो है वो नॉर्मली कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो कैपिटल लेटर, लेकिन क्वेश्चन सिंगल कैपिटल लेटर यूज करिएगा, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इनका यूज करिएगा। समुच्चय का नाम देने के लिए आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से लेकर कैपिटल जेड तक कोई भी नाम दे सकते हैं, नॉर्मली है। अगर आपके पास कोई और बेहतर नाम हो तो दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा नहीं कि यही नाम देना है, आपको कोई और नाम रखना है तो रख सकते हो। लेकिन कई बार स्टैंडर्ड नाम ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा नाम रखने हैं तो 26 से भी ज्यादा रखने हैं तो फिर A1, A2, A3 इनका इस्तेमाल करिए, लेकिन कैपिटलों का इस्तेमाल करिए ताकि पता चल जाए कि ये नाम है, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए स्मॉल लेटर का यूज करिए, है ना। थोड़ी सी परिपाठी बना लेते हैं लिखने की कि भाई जो एलिमेंट होंगे उनके लिए हम स्मॉल a, स्मॉल b ये यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स फॉर एलिमेंट्स। अवयवों के लिए स्मॉल लेटर और समुच्चय के नाम के लिए कैपिटल लेटर, कुछ है ना परिपाटी बना रहे हैं, क्लियर। तो अब अगला पार्ट है कि समुच्चय को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम समुच्चय को लिखते हैं। एक को कहते हैं सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। एक और रूप आएगा जिसको कहते हैं निर्माण रूप, है ना, रूल सेट बिल्डिंग फॉर्म, कई नाम इसके, प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण रूप, इसको निर्माण रूप भी कहते हैं। हिंदी में कई नाम होते हैं ना वैसे, तो वो है निर्माण रूप। क्या है दोनों में फर्क? देखो समुच्चय का ब्रैकेट वही रहेंगे, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट बदलेगा, बस समुच्चय के अंदर अवयवों को कैसे लिखना है, अंदर कैसे लिखना है, जो आपका सेट होगा कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर समुच्चय को आप कैसे लिखेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में क्या करते हैं आप एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, एक एक एलिमेंट को 1, 3, 5, 7 एक एक करके आप हर चीज को लिखते हैं, हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं, हर एलिमेंट के बारे में आप बताते हैं कि भैया कौन कौन है मेरे पास। जैसे इसको देखिए 1, 3, 5, 7 सबको बताते हैं आप, है ना। एक एक अवयव को आप बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 10 से कम सारे ओड मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 10 से छोटे, 10 से छोटे धनात्मक भी हो, विषम भी हो, पूर्णांक भी हो, तो कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो आपने सबको लिखा है, सबको एक एक करके लिखा है, चुन चुन के लिखा है ना। तो उसको चुन चुन रूप कह सकते हो आप लोग। सबको चुन चुन के लिखना मतलब चुन चुन रूप या रोस्टर रूप, ठीक है। जैसे कोई पूछे सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स कौन कौन से हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3 और ये चलता जाए तो हाँ डैश 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 3 डैश लगा दीजिएगा जिससे समझ में आ जाए कि बस आगे चलते रहो, सो ऑन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अगर बहुत सारे हैं तो फिर ट्रिपल डैश लगा दो, इसका मतलब ये पढ़ा जाएगा सो ऑन, मतलब इसी प्रकार से बढ़ते जाओ। तो ये रूप काम आता है। ये कब काम आता है? जब आपके पास चीजें एक एक करके लिखने लायक होता है, एक एक करके लिखने लायक होता है, तब आप करते हैं। लेकिन जब चीजें लिखने के लायक नहीं होती है ना, तब आपको सिर्फ रूल होता है। जब आप रूल पे चलते हैं तो रूल की बात करते हैं। जैसे सोचिए आरपीसी का एग्जांपल लीजिए, आरपीसी जब फॉर्म निकालती है ना, जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकालती है तो आरपीसी सबके नाम थोड़ी बोलती है कि रामलाल फार्म भर देना, श्यामलाल फार्म भर देना, विनोद फार्म भर देना, विजय फार्म भर देना, रमेश फार्म भर देना, सुरेश बेटा भूल मत जाना फॉर्म भर देना, है ना। समझ रहे हो बातों को? क्या वो ऐसे लिखती है? क्या नोटिफिकेशन में ऐसे लिखा हुआ आता है कृपया ध्यान दे, रमेश ध्यान दे, महेश ध्यान दे, विजय ध्यान दे, विनोद ध्यान दे, सुरेश ध्यान दे, सुरेश सन ऑफ गंगाराम ध्यान दे, है ना? कैसे बात होती है? कैसे बताया जाता है? नहीं ना, क्या किया जाता है? पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है कि सबके नाम बोले जाएं। तो बेटर है कि सबके नाम बोलने के बजाय आप शर्तें बता दो कि भैया जिसने भी बीएड कर रखी हो, जिसने बीएड कर रखी हो,
इतने साल से बड़ा हो, ठीक है, बीएससी कर रखी हो मैथ्स में, सेकंड ग्रेड मैथ्स का है तो बीएससी कर रखी हो, मैथ्स में कर रखी हो, बीएड कर रखी हो, इतने साल से बड़ा हो, राजस्थान का निवासी हो या मध्य प्रदेश का निवासी हो या जिसका भी निवासी मांगना चाहे, भारत का मांगना चाहते हो तो भारत का निवासी हो, जो भी शर्तें हैं वो बता दो और फिर खुला छोड़ दो, भर लो फॉर्म, जिसकी इच्छा हो वो भर लो, बात खत्म। तो ये है रूल बुक, तो बेटर है, ये बेटर फॉर्म है। कब? जब आपको एक एक करके बता पाना संभव ना हो तो आप रूल बना दीजिए, नियम बना दीजिए, प्रॉपर्टी बता दीजिए कि कौन चाहिए आपको, ये बेटर है। ठीक है ना, क्लियर है? तो आज अब इसमें तो दोनों रूपों का अपना महत्व है, समझिए, दोनों रूपों का अपना महत्व है। जब आपको पता है आपके एलिमेंट, जब आप जानते हैं, है ना, जब आप जानते हैं तो आप सबके नाम लिखेंगे। लेकिन अब जब आप नहीं जानते, सिर्फ आप प्रॉपर्टीज जानते हैं, सिर्फ विशेषताएं जानते हैं, तो फिर आप ये वाला रूप यूज करेंगे। ठीक है, ये जैसे अब इसे देखो, ये 1 2 3 ये सेट है, 1 3 5 है। इसी को अगर आप निर्माण रूप में लिखेंगे तो इसमें कौन है? 1 3 5 है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए इज ए सेट ऑफ एक्स, ए एक्स का सेट है। ठीक है, फिर इसका मतलब होता है जहां, जहां का मतलब आगे बताने वाला हूं कि एक्स कौन है, एक्स गोरिल्ला है, बंदर है, चिंपैंजी है, क्या है। फिर ये आगे लिखा हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू, किससे? एन से, इसका मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब आगे मैंने बता दिया कि एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये पता चल गया। फिर आगे देखो, एक एक जानकारी दे रहा है, एक एक प्रॉपर्टी बता रहा है आपको कि एक्स कौन है, कहां से कहां तक है। फिर आगे 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 एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स एक ऑड नंबर है। फिर आगे आ गया एक्स 5 से छोटा है, इसका मतलब एक्स नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबरों में भी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर भी वो है जो 5 से छोटा है। अब नंबर नहीं बताया, उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। अब देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो नेचुरल नंबर भी है, प्लस 3 शर्तें, नेचुरल प्रॉपर्टी बता रहा है, नेचुरल नंबर भी है, ओड नंबर भी है, प्लस 5 से छोटा भी है। तो कौन कौन आएगा? 1 3 5। अब आपको लग रहा है ये लिख लो, ये लिखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, कई बार ये रूप काम नहीं करेगा। जो मैंने बताया, आरपीएससी फॉर्म निकालेगी तो कभी भी, या कोई भी संस्था परीक्षा करवाएगी तो कभी नाम नहीं लिख सकती, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कौन कौन फॉर्म भरने वाला है। तो उसे प्रॉपर्टीज पे जाना ही पड़ेगा, उसे प्रॉपर्टीज पे जाना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इस रूप का इस्तेमाल करें। जब आपको एक एक बंदे का नाम न पता हो, एक एक को आप न जानते हो, तो फिर प्रॉपर्टीज लिखिए, फिर प्रॉपर्टीज लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ आ सकते हैं। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे कर रहा हूं, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बिलोंग्स टू सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इस सेट का नाम रख लेता हूं बी, बी एक समुच्चय है, किसका? जेड का। कौन जेड? बताता हूं, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मापांक या मोड 1 आता हो। अब सोचिए लिखने में कितना आसान है ये। अगर मैं इसको एक एक करके लिखता तो कभी लिख पाता? पूरी जिंदगी में कभी नहीं लिख पाता इसको कि इसमें कौन कौन है, कभी भी। पूरी जिंदगी खप जाए मेरी तो मैं इसको ना लिख पाऊं कि कितने, कौन कौन जेड इसमें है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे जेड आ गए जिनका मापांक 1 है, सारे। और ये अनगिनत बिंदु हैं जिनका मापांक 1 आता है ना, अनगिनत। एक सर्कल के ऊपर आप जाएंगे तो एक सर्कल का हर बिंदु का मापांक 1 होता है, क्योंकि मापांक का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी, मापांक का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी। और एक वृत्त के हर बिंदु की, अगर आप मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, अगर ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है तो हर बिंदु की दूरी 1 है, यानी हर बिंदु का मापांक 1 है। तो ये सारे के सारे इस बी समुच्चय का हिस्सा होंगे, सारे बिंदु। और इस वृत्त पे कितने बिंदु हैं? अनगिनत। तो बी में कितने अवयव हैं? अनगिनत। तो क्या मैं सारे बिंदुओं को लिख सकता था? सवाल ही नहीं उठता। कभी लिख पाऊंगा? कभी नहीं लिख पाऊंगा। हम सब मिलके लिखें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनंत बिंदु है। सारे बिंदुओं को हम सारे मिलके भी लिखें और सारे कंप्यूटर यूज कर लें तो भी नहीं लिख पाएंगे। तो बेटर है क्यों लिखें, है ना। मोदी जी की तरह शुरू कर दें, मेरे समस्त भारतवासियों, बात खत्म, कवर हो गया।
पूरा भारत कवर हो गया। मोदी जी तो प्रॉपर्टी, मोदी जी जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? प्रॉपर्टी मेथड ही तो होता है, गुणतम विधि होता है। मोदी जी क्या बोलते हैं? मेरे भारत के भाइयों बहनों, हो गए कवर, हो गया ना? तो बस प्रॉपर्टी बोलो आप। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे। 5 से कम में 5 नहीं आएगा, है ना? ये बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बिल्कुल 5 से कम में 5 नहीं आएगा, 5 के बराबर में 5 आएगा। बढ़ जाऊं आगे, ठीक। अगला सेट में आगे बढ़ते हैं। सेट्स के प्रकार में एक होता है फाइनाइट सेट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। कई सेट ऐसे होते हैं जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, 5 है, 50 है, 5000 है, 5 करोड़ है, 5 अरब है, 5 खरब है। नंबर चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन हमें यह विश्वास है कि ये समुच्चय खत्म होता है, ये समुच्चय खत्म होता है, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। अवयव बहुत सारे हों इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत सारों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है खत्म ना होने से। अगर वो चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, तो फिर हम बोलते हैं उसको इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय, जो उम्मीद है कि कभी खत्म होगा ही नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा। देखिए फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा सेट को फाइनाइट कहते हैं, छोटे सेट को फाइनाइट नहीं कहते। फाइनाइट उसको कहते हैं जो सेट कभी भी खत्म होता है, चाहे कितने पे खत्म होता हो। जैसे दुनिया में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसकी संपत्ति कहीं ना कहीं खत्म होती है। हो सकता है 5 अरब रुपए हो, 5 खरब हो, 50 खरब हो, खरबों का भी खरब हो, खत्म तो होगी। तो वो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट जो कहीं ना कहीं खत्म होता हो, चाहे बहुत कहते हैं। लेकिन वो सेट जो कभी खत्म नहीं होता, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलता रहे, कभी खत्म ना हो, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, जैसे आसमान में तारे, वो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इनको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि आपका पहला एलिमेंट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, कहीं ना कहीं जाकर ये मामला रुक जाएगा, कभी ना कभी, कभी ना कभी जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जैसे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5, भरते जाइए। अब ये चले जा रहा है और कहीं भी जाके रुक गया, मान लो ये कह दे कि भैया मैं एन पे रुक गया, तो रुक गया ना, बात खत्म, बस। ये फाइनाइट है, ये सेट फाइनाइट है। जहां भी अंतिम आ जाता है, अंतिम नंबर आ जाता है कि भैया बस ये यहां आके खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेट फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर किसी में अंतिम नहीं आता, बस सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता रहे, ये देखो इसमें कोई खत्म नहीं हो रहा, इसमें बस ये बताया कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, है ना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो इस सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता रहेगा, है ना। जैसे नदियां हैं, हमारी नदियां फिक्स है, बहुत सारी हो सकती है, आप कहोगे 50,000 है, ठीक है चलो 50,000 पे खत्म तो होगी। कोई कहेगा नहीं नहीं 60,000 है, चलो ठीक है 60,000 पे खत्म हो गई। कोई कहे नहीं नहीं 6 लाख है नदियां, चलो 6 लाख नदियों पे डन। तो 6 लाख है तो 1 लाख और लो मेरी तरफ से फ्री, 7 लाख अब डन, बोला नहीं 8 लाख है, चल 10 लाख पे डन। तो सेट ऑफ एक नंबर है जहां खत्म हो रहा है, बड़े नंबर पे खत्म हो, बात उससे नहीं है, बात ये खत्म हो रहा हो, और इनफाइनाइट खत्म नहीं हो रहा हो। जैसे आप होल नंबर्स को देखिए, आप जेड को देखिए, आप क्यू को देखिए, आप आर को देखिए, इनमें मामला कभी खत्म होता ही नहीं है, हमेशा एक नंबर के बाद एक नंबर, एक नंबर के बाद एक नंबर, और एक नंबर के बाद एक नंबर आता ही रहता है। अगला खाली समुच्चय। खाली समुच्चय वो होता है ऐसा समुच्चय जो खाली रह गया, जिसमें कोई भी अवयव नहीं आया, जिसको नल सेट कहते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या हिंदी में कहते हैं शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, व्यर्थ समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसको व्यर्थ में ही बनाया गया, फालतू में ही खाली बना दिया, ठीक है, खाली समुच्चय बना दिया गया। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, खाली समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना आए, कोई अवयव नहीं है, देखो पूरा खाली पड़ा है ना, पूरा खाली पड़ा है, इसको खाली समुच्चय कहते हैं, या फाई द्वारा इसको निरूपित करते हैं। कोई अवयव इसमें नहीं है, रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय कब बनता है? रिक्त समुच्चय तब बनता है जब कोई भी बंदा, कोई भी अवयव हो ही ना,
जो आपकी शर्त को पूरा करता हो। शर्त को पूरा करने वाला कोई बंदा ना हो। आपने शर्त ऐसी डाल दी कि इसको पूरा करने वाला कोई अवयव है ही नहीं। जैसे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, वो ऑड नंबर बताइए, ऐसी विषम संख्या बताइए जिसमें 2 का भाग जाता हो। तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग जाता हो, क्योंकि जिसमें 2 का भाग जाएगा वो विषम नहीं हो सकती, और जो विषम होगी उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये समुच्चय क्या बनेगा? एक खाली समुच्चय। अब ऐसे ही द सेट ऑफ डेज, उन दिनों का नाम बताइए जो संडे और मंडे के बीच में आते हैं। तो संडे और मंडे लगातार है, बीच में कोई दिन नहीं आएगा। तो शर्तें ऐसी है कि इनको कोई पूरा कर ही नहीं सकता, और नहीं करेगा तो ये खाली हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए ये वाला। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि नेचुरल नंबर बताइए, ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 1 और 2 के बीच में हो। अब 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 1 और 2 के बीच में दशमलव के नंबर होते हैं, दशमलव के नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, अगर रियल नंबर पूछा होता तो बहुत सारे होते। रियल नंबर पूछा होता तो 1.1, 1.2, 1.3 सब होते, लेकिन नेचुरल नंबर पूछा है। नेचुरल नंबर 1 आता है, 1 के बाद सीधा 2 आता है, 2 के बाद सीधा 3 आता है, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आता, तो इसलिए खाली हो गया। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसे सेट जो किसी न किसी शर्त को पूरा करते ही ना हो, कोई भी अवयव ना मिले जो शर्त को पूरा करता हो। ठीक है, अब खाली समुच्चय का मतलब खाली होता है, उसके अंदर कुछ आना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ डाल देता है, फिर कहता है बताओ खाली है क्या? अगर खाली बस यही है, ये खाली है या ये खाली है, बस इन दो को ही खाली कहते हैं। यही रिक्त समुच्चय। अगर इसमें कुछ भी डाल दिया, मान लो इस खाली वाले में फाई डाल दिया, तो अब ये खाली नहीं रहा, ये अरिक्त हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि ये भर गया, नॉन एम्प्टी हो गया, भर गया ये। नॉन एम्प्टी सेट हो गया। कुछ भी डाल दिया, चाहे जीरो डाल दिया, आप सोचो जीरो डाल दिया, जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, होता कुछ नहीं किया, जीरो होता है। हर चीज जो इसके अंदर आ गई फिर ये खाली नहीं रहेगा, ये भर जाएगा। और भरा हुआ समुच्चय मतलब अरिक्त समुच्चय। आगे बढ़ता है सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, एक तत्व हो, एक एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट जिसके अंदर आता हो, उसे आप एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ये देखो, सिंगलटन समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक आता हो। जैसे क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आज भारत के राष्ट्रपति हैं उनका नाम, तो एक ही बंदा है अभी फिलहाल। राष्ट्रपति तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी एक ही है। सही है भाई। यहां पे क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आज जो प्रेसिडेंट है, आज तो दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते ना, आज तो केवल एक ही प्रेसिडेंट होगा, आज तो एक ही प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई प्राइम नंबर हो जो अभाज्य संख्या भी हो और सम भी हो, सम भी हो और अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्याएं बहुत है, सम संख्याएं भी बहुत है, लेकिन सम भी हो और अभाज्य भी हो, दोनों हो, तो ऐसा सिर्फ दो है। सिर्फ दो ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और सम भी है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब दो समुच्चय बराबर हैं या नहीं। दो समुच्चय बराबर है या नहीं, उसकी दो परिभाषाएं बनाएंगे, एक परिभाषा भी आगे जाके और बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे। दो समुच्चय को तब आप बराबर कहते हैं जब दोनों समुच्चय ए में वही अवयव हो जो बी में है। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं कोई, क्योंकि ऑर्डर जो समुच्चय होता है उसमें क्रम नहीं होता, क्रम नहीं होता कि ये पहला अवयव है ये दूसरा है। अब इसे मैं ये बोलूं कि ये पहला है, कोई पहला वहला नहीं होता इनके अंदर, इनके अंदर कोई क्रम नहीं होता, इनके अंदर कोई क्रम नहीं होता। ये नहीं है कि आपसे कहो ये पहला है ये दूसरा है, कोई किसी को पहला कह सकता है, कोई कह सकता है 6 पहला है, 5 दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, क्योंकि समुच्चय के अंदर क्रम नहीं होता, समुच्चय के अंदर क्रम नहीं होता। ध्यान रखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समुच्चय में क्रम नहीं होता। जब क्रम की बात आएगी तो उन्हें खास प्रकार के और समुच्चय हम बनाते हैं, तब क्रम आता है, अभी क्रम नहीं है, समुच्चय में कोई क्रम नहीं होता। तो कोई पहला अवयव नहीं है, कोई दूसरा अवयव नहीं है। जहां से भी आप गिनती गिनना शुरू करें, जैसे मान लो 10 आदमी खड़े हैं, आप बता सकते हैं कि वहां पहला आदमी कौन है? अगर 10 आदमी खड़े हैं, आप बता सकते हैं पहला कौन है? तो कोई नहीं बता सकता पहला, तो पहला कौन है? जहां से आप गिनती शुरू करें वही पहला है, जहां से आप गिनती शुरू करें वही पहला है,
कोई पहला नहीं है उनमें से, तो कोई पहला नहीं है, जिसको चाहो उसको पहला बना लो, तो इनमें क्रम नहीं होता। तो ए और बी दो समुच्चय समान तब कहलाते हैं जब ए के समस्त अवयव बी में भी हो और बी के सारे अवयव ए में भी हो। ए का प्रत्येक अवयव जो ए में है वो बी में भी है, जो बी में है वो ए में भी है। ऐसे समुच्चय को इक्वल सेट कहते हैं। जैसे अब इसको देखो तो यहाँ पे क्रम अलग अलग है, उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक एक चीज को यहां से वहां देखो, हर चीज यहां और वहां है। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। तो हर एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, जो बी में है वो ए में भी है, दोनों में है तो हम कहते हैं दोनों सेट इक्वल है, समान समुच्चय इक्वल सेट है। अब इसकी आगे जाके हम एक और परिभाषा बनाएंगे कि यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जो भी एक्स ए में है, जो भी अवयव ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो फिर एक्स बी में भी बिलोंग करे, या जो हर अवयव जो बी में है वो ए में भी बिलोंग करे। अगर ये बात दोनों साइड से सही है, जो भी ए में लिखा हुआ है वो बी में भी हो और जो भी बी में लिखा हुआ है वो ए में भी हो, तो ऐसे सेट को आप इक्वल सेट कहते हैं। हर जो ए में हो, ये शर्त पकड़ो, हर अवयव जो ए में है, ऊपर वाली लाइन कहती है कि हर एक्स जो ए में है वो बी में भी है, नीचे वाली लाइन कहती है जो बी में है वो ए में भी है। इसका मतलब ए और बी में सेम अवयव है। नहीं, कोई मतलब नहीं होता, सेट सेट होते हैं। खाली सेट का मतलब खाली होना चाहिए, उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, फिर वो खाली नहीं रहेगा, फिर कोई खाली नहीं रहेगा। अगर आप इसको ऐसा कर देते हैं तो ये खाली नहीं रहेगा। अब इसमें ये माना जाएगा, आप पहले वाले ब्रैकेट को समुच्चय मानते हैं, आप कहते हैं ये है समुच्चय, क्योंकि पहला ब्रैकेट समुच्चय का प्रतीक होता है, और उसके बाद में फिर कोई समुच्चय नहीं होता, उसके बाद सब अवयव होते हैं। अब ये आपका पहला अवयव हो गया, अजीब है पर सच है, अब ये आपका अवयव हुआ। अगर मैं पूछूं इसके अंदर अवयव कौन है, तो इसका अवयव ये है। फर्स्ट ब्रैकेट समुच्चय का प्रतीक होते हैं, जो पहली बार जो ब्रैकेट लगते हैं ना, वो ब्रैकेट समुच्चय के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद जो भी ब्रैकेट्स आएंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो समुच्चय कहलाएगा, और कोमा के बाद वो अलग हो जाएगा, कोमा के बाद वो अवयव अलग हो जाएगा। जब तक कोमा नहीं आता तब तक वो सिंगल अवयव है, कोमा लगा दूसरा आ गया, कोमा लगा तीसरा आ गया। ठीक है, क्लियर है? बढ़ जाए, आ जाओ। अब है सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? समुच्चयों का समुच्चय। कई बार आपके समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं वो खुद अपने आप में समुच्चय होते हैं। समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय का मतलब एक समुच्चय है, उसके अंदर जो अवयव है, वैसे तो वो अवयव है, कहलाएंगे तो अवयव ही, लेकिन वो अवयव अपने आप में समुच्चय हो तो उन्हें कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए पहले परिभाषा को सुन लो। एक समुच्चय एस जिसमें इसके सभी अवयव स्वयं भी समुच्चय हो, तो इन्हें समुच्चयों का समुच्चय या समुच्चयों का परिवार या समुच्चयों का वर्ग, फैमिली ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। इनके अंदर समुच्चय होंगे। देखो गौर से, अब इसको देखो, ये सेट यहां से शुरू हुआ, ये यहां खत्म हुआ, और यहाँ पे जो अवयव है उनको देखिए, ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय। यहाँ पे जो भी अवयव है सबके सब समुच्चय। यहाँ पर जो भी अवयव है तो अवयवी, समुच्चय के लिए तो अवयवी कहलाएंगे, लेकिन अपने आप में सबके सब समुच्चय। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लो, ये लो। अब ये समुच्चय शुरू हो गया, समुच्चय के अंदर जो अवयव है उस पर गौर करो, जो अवयव है वो समुच्चय, तो ये भी एक समुच्चय हो गया। अब यहां देखो, ये नहीं है, ये समुच्चय है, डन, ये समुच्चय है, डन, लेकिन ये समुच्चय नहीं है, तो ये समुच्चयों का समुच्चय नहीं है, यह समुच्चयों का समुच्चय नहीं है। ठीक है, डन। अगला उप समुच्चय आते हैं। उप समुच्चय या सबसेट, है ना? सबसेट या उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय मतलब नाम से ही है, उप समुच्चय, किसी समुच्चय का छोटा समुच्चय। कोई समुच्चय है, उसके अवयव ले लो, उसके अवयवों से कोई समुच्चय और बनता है तो वो उसका उप समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लो कोई सेट है ए,
1 2 3 4 और 5, इसके अवयवों को लेकर आपने कोई और समुच्चय तैयार कर लिया। इसके अवयवों को लेकर बना हर समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा, और इसे बोला ऐसे जाएगा, बी उपसमुच्चय है ए का, है ना। ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को ध्यान से देखिएगा। इस चिन्ह को जब आप लगाते हैं तो इधर जो आता है उसका नाम, जो उपसमुच्चय होता है, जो छोटा समुच्चय होता है, उसका नाम इधर आता है। यानी जो आपका सबसेट होता है उसका नाम इधर आता है, और जो आपका बड़ा समुच्चय होता है उसका नाम इधर आता है, जिसे आप अधिसमुच्चय कहते हैं। हिंदी में अधिसमुच्चय कहते हैं, इंग्लिश में सुपरसेट कहते हैं, है ना। सुपरमैन की तरह, जो मैन से थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, सुपरसेट, बड़ा सेट। यहाँ पे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो बी छोटा है ए बड़ा है। ठीक है, ये सुपरसेट है, वो आपका सबसेट है। तो अब यहाँ पे आप नाम देखेंगे तो ये जो ए है ये आपका सबसेट है, ये आपका सुपरसेट है। ठीक है, हाँ, वो देखिए ना, अंदर देखिए, अंदर कौन है, अंदर वाले समुच्चय है या नहीं है। जो भी अंदर है वो क्या है, वो समुच्चय है क्या। ये जो रखे पड़े हैं, क्या ये समुच्चय हैं, क्या ये लोग समुच्चय हैं या नहीं है। अगर समुच्चय होंगे तो इनके दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए होंगे। अगर इन पे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये समुच्चय हैं, नहीं लगे हुए तो समुच्चय नहीं है। समुच्चय की पहचान क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं क्या, लगे हुए हैं तो समुच्चय है, नहीं लगे हुए तो नहीं है। तो अब इसमें क्या 3 के साथ कर्ली ब्रैकेट्स हैं, नहीं। इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये समुच्चय है। इसके साथ भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये भी समुच्चय। ऐसे कैसे पता चलेगा, समुच्चय का पता तो कर्ली ब्रैकेट से पता चलेगा ना। जब कर्ली ब्रैकेट लगे होंगे तो समुच्चय होगा, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए तो समुच्चय नहीं है। तो जो समुच्चय नहीं है, हमने कहा समुच्चयों का समुच्चय, यानी इसके अंदर समुच्चय समुच्चय है, ये तो बिना समुच्चय आ गया। ठीक है, तो जब भी कोई उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब ये है कि छोटे समुच्चय का हर अवयव बड़े समुच्चय से लिया गया। छोटे समुच्चय का हर अवयव बड़े समुच्चय से लिया गया, या जो भी छोटे में है वो बड़े में है, क्योंकि छोटे का हर अवयव बड़े से तो लिया गया, तो छोटे का हर अवयव बड़े में है। छोटे का हर अवयव बड़े में। यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ए छोटा रखा गया, बी बड़ा रखा गया, तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे छोटे का नाम ए रखा गया और बड़े का नाम बी रखा गया। जो यहाँ पे नाम रखा गया वही नाम मैंने रख दिया, है ना। ये यहाँ पे जो नाम है उसके हिसाब से, कि यहाँ पे बी जो है वो बड़ा है, बी बड़ा है मतलब बी सुपर सेट है। जिस तरफ मुंह है वो सुपर सेट है, जिस तरफ अपोजिट साइड है वो सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय। सुपर सेट, सबसेट। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर सबसेट आ जाओ। अब क्या होता है कि जब आप उपसमुच्चय बनाते हैं, उपसमुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। उपसमुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उपसमुच्चयों की संख्या, कितने उपसमुच्चय आप बना सकते हो, उपसमुच्चय कहां तक बन सकता है। तो जहां तक अगला बड़े वाला सेट जहां तक है वहां तक आप उपसमुच्चय बना सकते हो, वहां तक। तो अगर किसी समुच्चय के आप उपसमुच्चय बनाए, कोई समुच्चय ले लो ए और उसके उपसमुच्चय बनाए, अब आपको ए के अवयवों से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला बन गया कि आपने एक भी अवयव यहां से नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, खाली बनाया, ये भी उपसमुच्चय कहलाएगा। कुछ नहीं लिया, पर आज मन नहीं है, नहीं लिया तो नहीं लिया। अगले ने तो पूछा कि भैया ले लो, ये पड़ा ले लो जितने चाहे लेना है, उसने कुछ नहीं लिया, तो सब उपसमुच्चय तो हुआ। बोला खाली एक लेके बना दो, केवल एक लेके बना लो, बना सकते हो, खाली एक लेके बना दिया। केवल दो लेके बना लिया, केवल तीन लेके बना लिया, एक और दो को लेके बना दिया, एक और तीन को लेके बना लिया,
2 और 3 को लेके बना लिया और सबको लेके बना दिया। ये सबको लेके बना दिया। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो समझिए थोड़ी सी कि भैया इसका मतलब बराबर तक बन सकता है, ये बराबर तक बन सकता है। यहाँ पे जाके शुरू होती है कहानी एक कि भैया बराबर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बराबर को आप उप समुच्चय, क्योंकि उप समुच्चय मतलब छोटा समुच्चय, अब छोटा बोल रहे हो और बराबर बना रहे हो, ये कोई बात थोड़ी। एक बार तो आप उप समुच्चय, उप का तो मतलब छोटा ही होता है, आप छोटा बोल रहे हो बराबर बना रहे हो, तो ये क्या है, चल क्या रहा है? छोटा बोल रहे हो और बराबर तक बना रहे हो, और आप कह रहे हो कि जो बराबर वाला है वो भी उप समुच्चय। तो भैया परिभाषा तो परिभाषा है, तो एक काम करते हैं, परिभाषा में 2 टुकड़े कर देते हैं। उप समुच्चय बोलेंगे तब तो बराबर भी आएगा, उप समुच्चय में बराबर तक आता है। लेकिन अगर आप उचित उप समुच्चय बोल देते हो तो फिर बराबर वाला नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, बराबर वाले को छोड़कर बाकी सब आएंगे। तो अब यहाँ पे हमने परिभाषाओं को चेंज कर लिया। अगर मैं उप समुच्चय बोलता हूं, केवल उप समुच्चय बोलता हूं या सबसेट बोलता हूं, तो इसमें बराबर भी आएगा। अगर मैं केवल उप समुच्चय बोल रहा हूं, केवल सबसेट बोल रहा हूं, तो इसका मतलब बराबर भी आएगा, छोटे भी आएंगे, बराबर भी आएगा। छोटा और बराबर, छोटा तथा बराबर, छोटा भी आएगा और बराबर भी आएगा। लेकिन अगर मैं उचित उप समुच्चय बोलता हूं, यहां पे थोड़ा सा भाषा में चेंज करके एक नया वर्ड यूज करता हूं जिसका नाम है उचित, तो फिर सिर्फ छोटा आएगा, जिसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर मैंने वर्ड यूज किया है प्रॉपर, तो इसका मतलब अब बराबर काम नहीं आएगा। केवल छोटा, केवल छोटा, बराबर नहीं। अब अगर मैं उप समुच्चय की बात कर रहा हूं तो ये सब उप समुच्चय है। अगर मैं उप समुच्चय की बात कर रहा हूं तो ये सब उप समुच्चय है। सब। लेकिन अगर मैं उचित उप समुच्चय की बात कर रहा हूं तो मुझे इसे छोड़ना होगा, इसको छोड़कर ये होगा उचित उप समुच्चय। सही है? नहीं, बुक नहीं मानते, बुक नहीं मानते। एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप मिक्स कर देते हैं, आप ग्रुप थ्योरी को और सेट थ्योरी को मिक्स कर देते हैं। जब आप लोग ग्रुप थ्योरी और सेट थ्योरी को मिक्स कर देते हैं तब दिक्कत आ जाती है। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जो ई होता है और जो जी होता है इसको अनुचित माना जाता है। ग्रुप थ्योरी है वो ग्रुप थ्योरी है, सेट थ्योरी नहीं है, ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी की अलग कहानी है, वहां पे वो ग्रुप थ्योरी है, उसने अपनी परिभाषाएं बनाई हुई है, वो अपना परिभाषा बनाएगा, ये अपनी परिभाषा बनाएगी। अब आप ये सोचोगे जो समुच्चय की परिभाषा है, जो समुच्चय सिद्धांत में जो परिभाषा है वही ग्रुप थ्योरी में चलेगी। क्यों चलेगी ग्रुप थ्योरी में? ग्रुप थ्योरी अपने हिसाब से करेगी। अब आप कहोगे कि जो क्रिकेट में जिस बॉल से खेला जाता है फुटबॉल वालों को भी वही खेलना पड़ेगा। क्यों? खेल तो खेल होता है। ये थोड़ी फुटबॉल वाले अपनी बॉल से खेलेंगे, क्रिकेट वाले अपनी बॉल से खेलेंगे, क्रिकेट छोटी वाले से खेलेंगे, फुटबॉल बड़े वाले से खेलेंगे। तो दोनों के अपने अपने नियम है। अगर आप सेट की परिभाषा में, सेट में साफ कहा है कि भाई जो बराबर नहीं होता वो उसे छोड़ा जाए, बाकी सबको लिया जाए, बाकी सबको लिया जाए, इवन खाली को भी लिया जाए। ठीक है? समझ गए बात? तो बराबर सिर्फ बराबर को छोड़ना है, मैंने पहले कह दिया। उचित का मतलब छोटा, छोटे में फिर सारे आएंगे। ठीक है ना? अब मिक्स करेंगे तो दिक्कत आएगी। आप ग्रुप थ्योरी के साथ मिक्स करेंगे, ग्रुप थ्योरी में 2 होते हैं, ग्रुप थ्योरी में इसको भी छोड़ते हैं उसको भी छोड़ते हैं, ग्रुप थ्योरी में छोड़ते हैं। अब ग्रुप थ्योरी अलग चीज है, सेट थ्योरी अलग चीज है। हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी में क्या रूल है? सेट थ्योरी में तो यही रूल है कि भैया बराबर वाला जो होता है वो अनुचित होता है, क्योंकि वो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो उसको कैसे आप उप समुच्चय काउंट कर सकते हैं? तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप उप समुच्चय की परिभाषा में इसको रखते हैं तो रख लीजिए। लेकिन जब मुझे ना लेना हो तो मैं क्या बोलूं? तो भैया आपको जब इसको ना लेना हो
तो आप उचित उपसमुच्चय बोलिए। उचित उपसमुच्चय का मतलब है आपको इसको नहीं लेना है, बस। उपसमुच्चय बोलेंगे तो ये साथ में आएगा। जब भी आप केवल उपसमुच्चय बोलोगे ये साथ में आएगा, लेकिन जब आप उचित उपसमुच्चय बोलोगे तो फिर ये साथ में नहीं आएगा। तो 2 वर्ड दे दिए आपको, एक्स्ट्रा वर्ड दे दिए। आपको लेना हो ये बोलिए, नहीं लेना हो ये बोलिए, ठीक है। तो शब्दावली बढ़ा दी मैंने आपकी। क्लियर है ये बात? ये बात सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और समझते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भी अब समझाता हूँ भी, बहुत सारी छोटी छोटी पेचीदगियां होती है जिसको लेकर दिक्कत आ जाती है। अब कोई भी सेट है, हर सेट का फाई जो होता है, फाई सबका उपसमुच्चय होता है, क्योंकि किसी भी समुच्चय का आप उपसमुच्चय बनाओगे तो फाई तो बनेगा ही बनेगा। किसी का भी, अगर ये सेट तो बड़ा है, मैं छोटा सेट भी ले लेता, मान लो कोई सेट एक्स ले लूं, उसके उपसमुच्चय बनाऊं, एक्स कोई सेट ले लिया, उसमें एक ही अवयव है, और इसके उपसमुच्चय बनाऊं, तो और कोई बने ना बने, एक तो खाली तो पक्का बन जाएगा, एक ये ए बन जाएगा, है ना। इसका मतलब जो खाली सेट होता है फाई, वो सबका उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। अब दिक्कत क्या आती है? यहां तक सब सही है, यहां तक सही है। अब गड़बड़ क्या है, लोग कहां से भ्रम पैदा करते हैं, वो यहां आता है कि क्वेश्चन ने ये पूछ लिया आपसे कि फाई फाई उचित है या अनुचित है। फाई उचित है या अनुचित है? फाई उचित है या अनुचित है? फाई क्या है, उचित है या अनुचित है? जवाब है कह नहीं सकते। कह नहीं सकते कि फाई उचित है या अनुचित है। अगर कोई सेट खुद फाई है, उसका उपसमुच्चय में फाई आ रहा है, तो वो अनुचित हुआ, क्योंकि वो बराबर हो गया। अगर इस सेट के लिए देखिए, इस सेट के लिए फाई क्या है, इस ए के लिए, यहां पर इस एग्जाम्पल में फाई ए का उचित उपसमुच्चय है। लेकिन अगर खुद फाई हो और उसके लिए पूछे तो क्या हुआ, अगर कोई सेट हम फाई ही लें, अब इसका उपसमुच्चय बनाए, तो इसका उपसमुच्चय एक ही बनेगा फाई। अब इसका तो ये इसके बराबर हो गया, बराबर हो गया तो उचित नहीं हुआ, बराबर हो गया तो उचित नहीं हुआ, तो फाई फाई के लिए उचित नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हम नहीं कह सकते कि फाई सबके लिए उचित है। फाई अपने लिए उचित नहीं है, अपने लिए अनुचित है, बाकी सबके लिए उचित है। तो इसलिए ना आप उसको उचित कह सकते हैं ना अनुचित कह सकते हैं। आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आप मुझे सेट नहीं बताओगे। आप सेट बताओगे तो मैं बता सकता हूं कि फाई उचित होता है कि अनुचित होता है। फाई फाई के लिए अनुचित है। यहां से भ्रांतियां शुरू होती है। यहां से भ्रांतियां शुरू होती है। अब फाई फाई के लिए अनुचित है, क्यों? क्योंकि फाई तो फाई के बराबर हो गया ना, तो वहां उचित नहीं हुआ, वो वहां तो अनुचित हो गया, क्योंकि बराबर हो गया। बराबर को अनुचित कहते हैं, बराबर को अनुचित कहते हैं, तो अनुचित हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। तो फाई किसी के लिए उचित है, किसी के लिए अनुचित है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उचित हुआ अनुचित हुआ? भैया जब तक आप मुझे समुच्चय नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं बता सकता। जैसे अभी आपने मुझे समुच्चय दे दिया, मैं बता सकता हूँ कि फाई अनुचित है कि उचित है। लेकिन आप सीधा ही पूछो मुझसे, सिर्फ ये पूछो कि बताओ फाई उचित है कि अनुचित है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर जो भी बोलूंगा वो गलत हो जाएगा। उचित बोलूंगा तो ये गलत हो गया, अनुचित बोलूंगा तो ये गलत हो गया। हाँ, अगर आप नॉन एम्प्टी सेट के लिए, ठीक है, आप कुछ मुझे बताओ, पहले अपने सेट के बारे में जानकारी दो। अगर आप अपने सेट के बारे में जानकारी नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, सेट के बारे में बोलो। अगर आप कहते हो सेट जो है वो एरिक्त समुच्चय है, एरिक्त मतलब उसमें अवयव है, अवयव है, तब उचित है। एरिक्त समुच्चयों का उचित समुच्चय फाई जो है वो एरिक्त समुच्चय का, अगर एरिक्त है उसका मतलब अवयव है, अवयव है तो मतलब कई कई सेट बनेंगे, कई बनेंगे तो फाई जो होगा वो उचित होगा। ये ठीक है।
प्रत्येक अरिक्त समुच्चय का, अगर ये लाइन है कि अगर आपका समुच्चय अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है, प्रत्येक अरिक्त समुच्चय के लिए फाई उचित है। ठीक है, क्लियर है बात, ये चीज सही है, समझ में आ गया। उचित अनुचित, उचित अनुचित समझ में आ गया। बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और आप लोगों से कल फिर मिलते हैं। वैसे तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, थ्योरी को थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा पेचीदगी होती है और इन्हीं का फायदा पेपर उठाता है, इन्हीं अस्पष्टताओं का फायदा पेपर उठाएगा। इनमें सवालों में ऐसी जो अस्पष्टता होती है उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल वो डालेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी है, मोटा मोटी थ्योरी है, तो एक थ्योरी से रिलेटेड सवाल उलझा हुआ सा जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो, उस टाइप का सवाल पेपर में इसमें से एक डालते हैं जहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो। चलो मिलते हैं आप लोगों से।